है स्टैटिकल की क्लास। आपने सोचा होगा क्लास खत्म हो गई, कुछ इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स तो किए नहीं, इसके न्यूमेरिकल्स रह गए हैं जो हमारी 4th यूनिट चल रही थी उसी के। तो पहले हम थोड़े इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लेते हैं जो चार जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, वही वाले करेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो उससे थोड़ी आप लोगों के फॉर्मूले वगैरह की प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ में आ जाएगा कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें यूनिट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों को सब समझ में आ गया होगा फॉर्मूले वगैरह सब। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके मिक्स हैं इस चैप्टर में जो भी पढ़ा है, तो उससे ये भी क्लियर हो जाएगा कितने फॉर्मूले आप लोग को याद है और कितने से याद नहीं है। ठीक है ना, फॉर्मूले अगर याद होंगे तो आप लोग आराम से कर लो, अगर याद नहीं होंगे तो नहीं कर पाओगे। देखो क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है, देखो 3-4 बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन 2008 में आया है, 9 में आया है, 12 में आया हुआ है और 13 में आया हुआ है। 8-9 दो बार रिपीट हुआ है, फिर एक साल का गैप लेकर के 12-13 में रिपीट हुआ है। उसके बाद आया हो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे पास जो बुक है वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल न्यू भी नहीं है, इसलिए तो मुझे पता नहीं, हो सकता है उसके बाद में भी रिपीट हुआ हो। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे, फर्मी डिराक सांख्यिकी के आधार पर फर्मी डिराक सांख्यिकी के आधार पर 4 कला बिंदुओं व 2 कोष्ठिकाओं समझ गए। कला बिंदु जो हमने जैसे फेस पॉइंट लिए थे उसमें, ठीक है, और उसके अंदर जैसे हम कोष्ठिका एच जिसको हम बोलते थे, एक कोष्ठिका का आयतन होता था एच क्यूब के बराबर, तो वैसे हम 2 कोष्ठिका ले रहे हैं। तो 2 कोष्ठिकाओं के लिए जिसमें जी बराबर 4 है, जिसमें जी बराबर 4 है। जी क्या होता था अपने पास, टीचर रेशियो में लेते थे अपभ्रष्टता। ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है, अब ये जो 4 जी हैं, इन चारों के सापेक्ष आपको 2 कोष्ठिकाएं, ठीक है ना, 4 कला बिंदु और उनमें 2 कोष्ठिकाएं। ठीक है, मतलब एक कला बिंदु के सापेक्ष 2 मान, एक कला बिंदु के सापेक्ष 2 मान, इस तरीके से। तो ये 2 मान क्या है, एन आई और एन जे, हमने उनको नाम दे रखा है। तो देखो एन आई बराबर, फर्स्ट कंडीशन में आपको एन आई एन जे का मान दे रखा है 4 और 0, 4 और एन जे बराबर दे रखा है 0। ठीक है, फर्स्ट के लिए। दूसरी कंडीशन में आपको एन आई और एन जे बराबर दे रखा है, एन आई आपको दे रखा है 2 2 2 2। ठीक है, सेकेंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन में आपको दे रखी है वैल्यूज 1 एंड 3, एन आई इक्वल टू 1 और एन जे इक्वल टू 3, और फोर्थ कंडीशन में एन आई इक्वल टू 0 और एन जे इक्वल टू 4। एक तरीके से आप इसको वैसे भी देख सकते हो जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट। तो जैसे मैक्रो स्टेट एक तरह से हम ये कह सकते हैं 4 कला बिंदु है, या हमें केवल मैक्रो स्टेट दिखाई दे रहा है कि ऊपर ऊपर से देख के बताएं कि इसके अंदर कला बिंदु 4 है, लेकिन वो किस तरीके से अरेंज है, तो तरीकों की संख्या क्या कहलाती है, माइक्रो स्टेट कहलाती है। सूक्ष्म अवस्था हमने देखी थी, तो यह तो 4 कला बिंदु है, ये तो हमने देख लिया। अब वो व्यवस्थित किस प्रकार से है, 4 0 हो सकता है इनका अभिविन्यास, 2 2 पॉसिबल है, एक में तीनों पॉसिबल है, 3 और 1 भी ऐसे ही पॉसिबल है, ऐसे ही 0 4 पॉसिबल है। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो ये एक प्रकार से इनके क्या हो गए, सूक्ष्म अवस्थाएं हो गई, माइक्रो स्टेट्स हो गई। ये आपको चार्ट दे रखा है। तो हमें यहाँ पता क्या करना है, स्थूल अवस्थाओं की प्रायिकता का परिकलन
व्यवस्था की प्रायिकता अधिकतम होगी। चारों की प्रायिकता बताओ और उसके बाद देखना है कि किसकी प्रायिकता मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन नोट कर लो। किसके बेस पे बताना है? फर्मी-डिराक सांख्यिकी के बेस पे। तो फर्मी-डिराक सांख्यिकी में हमने प्रायिकता का फॉर्मूला भी लिखा था, तो फॉर्मूला देखो। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक के लिए एक एक के लिए आपको निकाल के देखना पड़ेगा कि चारों में से सबसे ज्यादा वैल्यू किसके लिए आ रही है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर बात करें सॉल्यूशन, फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या देखा था? देखो, फर्मी-डिराक सांख्यिकी के अनुसार ऊष्मागतिक प्रायिकता ऊष्मागतिक प्रायिकता W से डिनोट किया था। W इक्वल टू क्या था? पाई आई इन सबका मल्टीपल इनटू में वैल्यू थी हमारे पास जी आई अपॉन फैक्टोरियल जी आई अपॉन फैक्टोरियल एन आई इंटू जी आई माइनस एन आई का फैक्टोरियल। इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर चारों के लिए बस वैल्यूज पुट करते जाओ और चारों के लिए W1, W2, W3 और W4 निकाल के देखना है कि वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है। देखो, ये अपने पास चारों वैल्यूज हैं। अब फिर यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं W इक्वल टू पाई आई फैक्टोरियल जी आई अपॉन फैक्टोरियल एन आई इंटू जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे चारों के लिए जी आई का मान तो फिक्स है। जी आई बराबर अपने को क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 4। तो जी आई की वैल्यू सबके लिए फिक्स होगी। सबसे पहले अपन बात करें W1। तो W1 के करस्पॉन्डिंग एन आई एन जी की वैल्यू ले लेते हैं अपन, ये 4 और 0 वाली। ठीक है, पाई आई तो इन सबका मल्टीपल है, यहाँ अपने कुछ सबको मल्टीप्लाई करना नहीं है, मतलब यहाँ पाई आई का एक तरीके से कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, बच के गया जी आई फैक्टोरियल। तो देखो, जी आई फैक्टोरियल पहले आ जाएगा अपने पास फैक्टोरियल 4 अपॉन में एन आई। अब यहाँ पर तो अपने को केवल एन आई ही दे रखा है, एन आई एन जी दो मान तो दे नहीं रखे, तो दोनों मान का मतलब क्या है? पाई
पाई आई से मतलब यहाँ पर दोनों का मल्टीपल कैसे होगा कि आप एक बार तो वैल्यू ले लो एन आई की। यहाँ पर जैसे यहाँ पे तो अपने को एन की एक ही वैल्यू देख रखी है, एन आई एन जे अलग अलग नहीं है फॉर्मूले में, मतलब अपन इसी में से एक बार इस एन आई को यूज में लेंगे, एक बार एन जे को यूज में लेंगे या एन की जगह, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीपल तो पाई क्या हो जाएगा, इन दोनों के कंडीशन के लिए जो हम वैल्यू लेंगे उन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमें जी आई की वैल्यू, तो जी आई फैक्टोरियल 4 ही है, मान लो एन आई बराबर मैंने 4 ले लिया, तो 4 की जगह यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी फैक्टोरियल 4 और जी आई माइनस एन आई, मतलब जी आई ऑलरेडी कितना है 4 माइनस 4 मतलब फैक्टोरियल 0, क्लियर है। डॉट डॉट क्यों आया, क्योंकि पाई आई है इन दोनों का मल्टीपल। दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर जी आई, तो जी आई तो दूसरी के लिए भी सेम रहेगा, मतलब फैक्टोरियल 4 रहेगा अपॉन में। अब आपके पास एन जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब ये 0 वैल्यू यहाँ यूज में लो, तो ये वैल्यू आ जाएगी फैक्टोरियल 0 और जी आई माइनस एन आई करो मतलब 4 माइनस 0, वैल्यू कितनी रह जाएगी फैक्टोरियल 4, ये मान आ जाएगा अपने पास फाइनल। क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ से देखो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है 1 होता है, मतलब वैल्यू अपने पास क्या आ गई 1 अपॉन में 1 डॉट 1 बराबर 1, ये मान आया है W1। इस तरीके से आपको चारों वैल्यूज निकालनी है, और बाकी की वैल्यूज आप लोग फटाफट से एक बार निकालो, जब तक मैं करूँ उससे पहले आप सबके सब वैल्यूज निकालो बाकी तीनों की। समझ में आ गया, अपने को क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा, पॉसिबल था हो सकता है अपने को एन आई एन जे एन के कोई एक और मान दे देता है इनका, तो अपन क्या करते हैं फॉर्मूले में, देखो आप देख करके कंफ्यूज मत हो कि मैं फॉर्मूले में तो इनका एक ही मान है, यहाँ अपने को 2 मान दे रखे हैं, तो अपने को साथ में पाई आई भी तो दे रखा है, पाई आई क्या था वही तो था इन सबका मल्टीपल के बराबर था, तो यहाँ हमें इनका मल्टीप्लाई यही करना है। पहले हम एन आई का मान ले लेते हैं, कोई एक मान लेकर के वैल्यू निकाल लेते हैं एज इट इज डॉट, दूसरा मान ले लो उसका मल्टीप्लाई निकाल लो, अगर तीसरी वैल्यू होती तो हम यहाँ तीसरी वैल्यू लेते उसका मल्टीप्लाई, इन सब के मल्टीप्लाई के लिए तो हमें यहाँ पाई आई ले लेना था, ठीक है। ऐसे हमारे पास W1 आ गया, W2 निकालो। अब देखो जी आई का मान तो सब में फिक्स रहेगा, जी आई तो हमें दे रखा है, कितनी 4 दे रखा है, तो हमारे पास फैक्टोरियल 4 रहेगा। अब मैं दूसरी वैल्यू ले लेती हूँ ये 2 और 2 वाली, 2 और 2 से फैक्टोरियल 2, अब यहाँ पे दोनों में मान सेम रहेगा, पहले आपको सभी 2 ले लो, दोनों की वैल्यू 2 ही है, चलो पहले एक 2 ले लिया हमने, तो वैल्यू क्या बचेगी फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 और जी आई माइनस एन आई मतलब 4 माइनस 2 वो भी 2 ही बच जाएगा, तो इंटू फैक्टोरियल 2 डॉट, दूसरे के लिए फिर से फैक्टोरियल 4 और सेम वैल्यू बच जाएगी फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, कितना वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखो 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 इंटू 1 और एक को हमने फैक्टोरियल 2 छोड़ दिया, डॉट दूसरी वैल्यू भी सेम है 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन में हमने सेम इसको 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 2 छोड़ दिया, फैक्टोरियल 2 से कैंसिल, 2 से इसको काट दो 2 बार, ठीक है, फैक्टोरियल 2 से कैंसिल, 2 से इसको काट दो 2 बार, वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पर भी 3 दूनी 6 एंड 6 इंटू 6 36, इसका मतलब हमारे पास ओमेगा ओमेगा 2 या W2 बराबर कितना आ गया 36, क्लियर है, नोट कर लिया। ऐसे ही देखो हम W3 ले लेते हैं, अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, और ये क्वेश्चंस केवल बीएससी नहीं, ये क्वेश्चंस कई बार नेट लेवल पर भी आते हैं, अगर आप में से कोई आगे हायर स्टडीज़ में जाता है एमएससी करते हो नेट वगैरह करते हो अगर आप फिजिक्स में, तो आपको नेट लेवल पे भी ये क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रोबेबिलिटी के, ठीक है ना। वहाँ पे ये होता है लेकिन वहाँ पे वैल्यूज बहुत ज़्यादा दी हुई होती है, तो फिर शॉर्ट ट्रिक से करना पड़ता है, क्यों वहाँ इतना टाइम नहीं होता कि एक के लिए इतना लंबा अपन खींचे, ठीक है ना। खैर तो W3 की वैल्यू देखो, अब अपन इन दोनों वैल्यूज़ के लिए अपन लेते हैं, तो यहाँ पे देखो पाई आई जी की वैल्यू सेम फैक्टोरियल 4 रहेगा, अपॉन में कितना हो जाएगा एन आई की वैल्यू पहले 1 ले लेते हैं, तो फैक्टोरियल 1 इंटू 4 माइनस 1 मतलब फैक्टोरियल 3 डॉट, दूसरी वैल्यू हमारे पास 3, तो ये तो फैक्टोरियल 4 ही रहेगा, अपॉन में एन आई की वैल्यू ले लो फैक्टोरियल 3, तो ये फैक्टोरियल 3 और जी आई माइनस एन आई, अब हमें क्या करना है 4 माइनस 3 करना है, तो वैल्यू आ जाएगी फैक्टोरियल 1, तो देख लो दोनों वैल्यूज जस्ट इंटरचेंज, ऊपर वाली सेम होती है नीचे वाली इंटरचेंज हो जाती है, वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, इसको लिख दो आप 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल को खोलने तो आता ही होगा, हमें वहीं तक खोलना होता है लेकिन नीचे वाली वैल्यू हम काट दें ईजी बनाने के लिए, चाहो तो आप इसको पूरा खोलो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे 3 को खोलो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कटना तो है ही, तो इतना ही खोले अपन जितना आपने कट जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता ही है, फैक्टोरियल 3 एज इट इज लिख दिया डॉट, इसको खोल दो 4 इंटू
फैक्टोरियल 3, ये कैंसर, 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा 16, W3 इक्वल टू 16। क्लियर है? W4 देखते हैं। W4 कितनी वैल्यू आ जाएगी? GI फैक्टोरियल की वैल्यू तो फैक्टोरियल 4 है ही, बच क्या जाएगा यहाँ पे Ni। तो ये लास्ट कंडीशन में Ni की वैल्यू पहले हम ले लेते हैं 0, मतलब यहाँ वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 0 और GI माइनस Ni, 4 माइनस 0 मतलब फैक्टोरियल 4। दूसरी चीज़ ले लो यहाँ पे 4, तो Ni की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी फैक्टोरियल 4 और GI माइनस Ni मतलब 4 माइनस 4 कितनी वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 0। देख रहे हो इंटरचेंज, 0 4 तो यहाँ पे 4 0 आएगा, 1 3 तो यहाँ पे 3 1 आएगा, और ऊपर तो GI सेम है ही है, काट दो, यहाँ फैक्टोरियल 4 से कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, मतलब वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा था, बस ये पूछ रखा था कि चारों की पॉसिबल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उनका मान, तो अपने चारों के मान निकाल दिए। दूसरे चेयर में पूछ रही थी कि मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी, तो मैक्सिमम कहाँ है, अपने जब W2 निकाला था तो W2 बराबर अपने पास कितना आया था 36 आया था, तो सबसे मैक्सिमम इसी की आई थी, तो लास्ट में लिख लेना अधिकतम प्रायिकता किसकी होगी W2 की होगी। ठीक है, यहाँ लिख लें कि दूसरी स्थूल अवस्था की प्रायिकता अधिकतम होगी, W2 क्या है, दूसरी स्थूल अवस्था की प्रायिकता अधिकतम होगी। अच्छा क्वेश्चन था ना, छोटा सा था, अच्छा था। अब आप लोग ज़्यादा कोई टेंशन में मत आओ कि कोर्स पूरा नहीं हुआ, कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है। ये है कि हाँ ठीक है, जब तक अगर मैं कुछ एक न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ तो आप करो, उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस ही हो रही है, फॉर्मूले आपके रिवाइज हो रहे हैं, करने का तरीका समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये क्लास एक तरीके से इंजॉयफुल तरीके से आप लोग ले सकते हो कि आराम से फ्री होकर के बैठे, क्लास लिया, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, फॉर्मूले याद हो गए, तो अच्छा है आपके लिए, तो और ईजी हो जाएगा काम, है ना। प्रॉब्लम कल शायद कोई एक स्टूडेंट कह रहे थे फर्स्ट यूनिट करवाने के लिए, अब पूरी की पूरी यूनिट करवाने का तो देखो, एक बार आप में से अगर किस किस को प्रॉब्लम है एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज करना, देखूंगी मैं, अगर ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है फर्स्ट यूनिट में या किसी भी यूनिट में तो उसे करवाया जाएगा, अदरवाइज तो ठीक है, आप लोग वीडियोज़ को एक बार वापस देखोगे तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होगी वो आपकी वहाँ से क्लियर हो जाएगी। अगर आप लोग की कॉलेज खुली हुई है, कॉलेज अगर आप लोग चाहते होंगे तो वो तो वहाँ फिजिक्स के कोई दूसरे टीचर से भी कंसल्ट कर लोगे तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर कुछ पर्टिकुलर थोड़ी बहुत चीज़ों में प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, उसके बेस पे करवाया जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी यूनिट फर्स्ट यूनिट अपनी बड़ी थी, अब वापस से मैं फर्स्ट यूनिट पूरी की पूरी कर रहा हूँ एक स्टूडेंट के लिए, तो वो चीज़ उतनी थोड़ी सुटेबल नहीं होती है। ठीक है ना, तो आप लोग एक बार जिस जिसको प्रॉब्लम हो एक बार कमेंट सेक्शन में मैसेज करना, उसके बाद देखते हैं वापस करवाना है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका आया हुआ है क्वेश्चन आरयू में 2011 में। मैं आपको क्वेश्चंस वही करवाती हूँ जो आरयू में आए हुए होते हैं, आगे तो सारी यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चंस हैं, लेकिन ठीक है बाकी से अपने को मतलब नहीं है, अपने जैसे आए हुए हैं उनकी बात अपन करते हैं। 2011 में आया हुआ है, 2013 में आया था और 14 में आया हुआ है। 2011, 13 और 14 में देखो, टंगस्टन की टंगस्टन की मोलर विशिष्ट ऊष्मा में आर के पदों में आर
के पदों में इलेक्ट्रॉनिक योगदान का परिकलन कीजिए। अब देखो क्वेश्चन से ही पता चलता है कि आपको टॉपिक कितना समझ में आया। पहली बात तो ये पहचाना कि क्वेश्चन किस टॉपिक में से है, ठीक है। ठीक है ना, तो ये पहले आप लोग ये दिमाग लगाओ कि क्वेश्चन है कहाँ से, और जहाँ से समझ में आ जाए तो उस टॉपिक में से भी कौन सा फॉर्मूला लगाना है और हमें क्या पता करना है, ठीक है। तो एक तो आपको इलेक्ट्रॉनिक योगदान का परिकलन करना है, साथ में कह रखा है यह भी याद कीजिए यह भी याद कीजिए कि मोलर ऊष्माधारिता, मोलर ऊष्माधारिता वही होता है सीवी सीपी, जो अपन मोलर विशिष्ट ऊष्मा जिसको कहते हैं। मोलर ऊष्माधारिता 3R, मोलर ऊष्माधारिता आपने को दे रखा है 3R का यह कौन सा अंश है। ये क्वेश्चन है, देखो इसको समझो। इसमें आपको एक और चीज हिंट के लिए दे रखी है, ईएफ का मान दे रखा है। ईएफ इक्वल टू आपको दे रखा है 9.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे वर्ग के एग्जाम में आपको ज़्यादा कांस्टेंट वैल्यूज वगैरह ठीक ठीक तो याद होनी चाहिए। बाकी वैसे क्वेश्चन में जो भी कांस्टेंट वैल्यू यूज में आनी होती है वो मोस्टली तो वो दे ही देते हैं। कभी ऐसा होता है कुछ प्रूफ करने का हो नहीं दे, अदरवाइज मोस्टली वो देते हैं। अब यहाँ आपने को दे रखा है टंगस्टन की मोलर विशिष्ट ऊष्मा आर के पदों में ज्ञात करनी, ठीक है। मोलर विशिष्ट ऊष्मा मतलब सीपी या सीवी, जो भी, जैसे हमने अभी मोलर विशिष्ट ऊष्मा किसकी निकाली थी, ठोसों की निकाली थी, ठीक है ना, विसंगति वगैरह देखी थी, जो भी है, तो वो सीवी का मान निकालना है। उसमें भी आपको बोल रखा है इलेक्ट्रॉनिक योगदान का परिकलन, उसमें इलेक्ट्रॉनों का कितना योगदान है उसके अकॉर्डिंग करना है। दूसरा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा 3R का कौन सा अंश है। 3R मोलर विशिष्ट ऊष्मा किसके लिए आई थी, ठोसों की, डिवाई के मॉडल से जैसे हमने देखा था। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक का योगदान वाली ऊष्मा निकालनी है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, और उसके बाद देखना है कि 3R का कौन सा अंश होगा। ये देखो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, इसका मतलब यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो रही है कि यहाँ पर सीवी का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, सीवी इलेक्ट्रॉनिक का। आप लोग को ध्यान हो भी कल परसों जब हमने टॉपिक किया था मोलर विशिष्ट ऊष्मा में विसंगति, तो वहाँ हमने कौन सा लिया था कि टोटल जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है सीवी, सीवी किसके बराबर होता है, सीवी परमाणु और प्लस सीवी इलेक्ट्रॉनिक के बराबर। क्लियर है, दोनों के बराबर होता है। आपको यहाँ पर बोल रखा है इलेक्ट्रॉनिक योगदान का परिकलन करना है कि टोटल सीवी में इलेक्ट्रॉनिक योगदान कितना है, इलेक्ट्रॉनिक सीवी का योगदान कितना है वो आपको पता करना है। और फिर देखना है कि मोलर विशिष्ट ऊष्मा 3R का कौन सा अंश है। 3R कौन सा होता था, ये जो परमाणु के लिए जो होता था, परमाणु के लिए हम कौन सा यूज में लेते थे, 3R तो यूज में ले लेते, जो डिवाई मॉडल से आया हुआ था हमारे पास मान 3R, ठीक है। तो 3R का ये कौन सा अंश होगा, मतलब कि एक तरीके से कौन सा अंश होने से मतलब जैसे हमने वहाँ फाइनल वैल्यू निकाली थी कि टोटल सीवी का 1% योगदान दे रहा था इलेक्ट्रॉनिक, सीवी इलेक्ट्रॉनिक का योगदान कितना था टोटल सीवी में, सीवी इलेक्ट्रॉनिक का योगदान था ओनली 1%, बाकी योगदान किसका था, इसका था। तो यहाँ भी हमें पता करना है कि यहाँ से आप परिकलन करो इलेक्ट्रॉनिक योगदान, सीवी इलेक्ट्रॉनिक कितनी वैल्यू आ रही है और उसका इसके कंपेयर में बताओ कि कितना परसेंटेज इसका योगदान है। 3R के कंपेयर में मोलर विशिष्ट ऊष्मा 3R के कंपेयर में इस इलेक्ट्रॉनिक का योगदान कितना है, ये आपको पता करना है। इसका मतलब बहुत ईजी सा है, सीधे सीधे हमें किसका फॉर्मूला लगा देते हैं, सीवी इलेक्ट्रॉनिक का। हमारे पास फॉर्मूला था, सीवी इलेक्ट्रॉनिक का फॉर्मूला लगाते ही हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक योगदान जो पूछ रहे हैं सीवी में आर के पदों में, मतलब हमें आर के पदों में निकालने का मतलब आर का हमें वैल्यू नहीं रखना। आर आपको पता है वैसे गैस कांस्टेंट होता है, लेकिन आपको वैल्यू नहीं लिखना क्योंकि आर के पदों में निकालना है, ठीक है। और बाद में उसको कंपेयर किससे कर देना है, 3R से, तो हमें परसेंटेज में वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल है। सॉल्यूशन लिखो इलेक्ट्रॉनिक का, तो देखो कल परसों हमने क्या था, वहां से फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या था, सीवी इलेक्ट्रॉनिक का फॉर्मूला क्या था, वी नो
that CV इलेक्ट्रॉनिक इक्वल टू वैल्यू थी पाई स्क्वायर के टी अपॉन 2 EF इंटू आर। यही वैल्यू था। इंटू में जेड भी आ रहा था, लेकिन जेड हमारे पास क्या था, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजकता परमाणु की संख्या, तो वो यहाँ पर यूज में आ नहीं रहा, इसलिए उसको लिखने का मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें दे नहीं रखा संयोजकता परमाणु, तो हमें जेड की वैल्यू पता नहीं है, इसका मतलब वो जेड की वैल्यू पूछ नहीं रहे। या हम ये मान सकते हैं कि संयोजकता परमाणु शायद एक रहा हो, इसलिए जेड का मान हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, डायरेक्ट वैल्यू बस यहाँ से पुट कर दो, इफ वैल्यू में सारे मान डालो, EF का मान आपको ऑलरेडी दे रखा है, बाकी सारी कांस्टेंट वैल्यूज है, आर का मान आपको रखना ही नहीं है क्योंकि वैल्यू आर के पदों में पता करना है। ये आपके पास CV इलेक्ट्रॉनिक आ जाएगा और बाद में उसको कंपेयर कर लो इससे 3R से, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल जो CV है, टोटल विशिष्ट ऊष्मा में इस इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मा का योगदान कितना है। ठीक है, तो यहाँ से हम CV बराबर निकाले, देखो पाई स्क्वायर, पाई कितना होता है 3.14 का स्क्वायर इंटू में के आपके पास कौन सा होता है, के हम बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट, किसके इक्वल होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू टी। नॉर्मल टेम्परेचर अगर हम बात करें तो 300 केल्विन के इक्वल होता है, अपॉन 2 इंटू EF हमें दे रखा है। देखो EF दे रखा है 9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सॉल्व करने का तरीका होता है 9 इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मतलब है इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, उतने चार्ज से मल्टीप्लाई करो तो वो वैल्यू वोल्ट में आएगी। क्यों, आपके पास टेम्परेचर नॉर्मली केल्विन में है, आपके पास के कांस्टेंट फॉर्म में ले रखा है, अपने पाई कांस्टेंट फॉर्म में ले रखा है, तो इसको भी आप EF की नॉर्मल वैल्यू लोगे, मतलब ओनली वोल्टेज में आपको लेनी पड़ेगी, एनर्जी को आपको चेंज करना पड़ेगा जूल में। जूल में चेंज करने का तरीका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, वो वैल्यू पुट कर दो, वो जूल में चेंज हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब एनर्जी भी किस में कन्वर्ट होगी, जूल में। और आर को सॉल्व करना नहीं है, इन सबको सॉल्व करके देखो, फटाफट मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ऑलमोस्ट वैल्यू आएगी 0.143 और आर एज इट इज। क्या आपको डायरेक्टली यहाँ से मत लिख लेना, आपको सॉल्व करके देखना है ये मान आ रहा है या नहीं। ये हमारे पास यहाँ से CV का मान आया है 0.143 आर। दूसरा हमें क्या देखना है यहाँ पे कि 3R का कितना अंश है, कौन सा अंश है। ठीक है, तो अपन बात करें नेक्स्ट 3R में अंश, अंश और हर। अंश एक तरीके से कौन सा होता है, ऊपर वाली वैल्यू, मतलब हमें क्या करना है, ये वैल्यू कितनी है 0.143, ये हमारे पास अंश हो गया, और हर किसका लेना है हमें 3R का, ये कौन सा अंश है, मतलब 3R हमारे पास हर हो गया, और इंटू परसेंटेज में निकालते हैं कितना परसेंट योगदान है, R से R कैंसिल, 4 का इसमें डिवाइड कर लो, सॉरी 3 का डिवाइड कर लो, वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके पास ऑलमोस्ट वैल्यू आएगी 4.6%। ये आपका हो गया आंसर। मतलब कि जो टोटल हम बात करें 3R के कंपेयर में, 3R हमारे पास कौन सा है, CV परमाणु, तो CV परमाणु के कंपेयर में CV इलेक्ट्रॉनिक का योगदान कितना है, तो ये लगभग 4.5% के लगभग इसका योगदान है। कैसे निकाला, हमें बोल रखा है कि मोलर ऊष्माधारिता 3R का कौन सा अंश है, अंश होने का मतलब इस वैल्यू को ऊपर रखो, अंश में रखो, अंश की वैल्यू हो गई हमारे पास ये 0.143, जो यहाँ से वैल्यू मिली है, और हर हमारे पास 3R है ही ऑलरेडी। परसेंटेज में निकालना है हमने, योगदान जैसे कल भी बताया था ग्राफ के थ्रू, योगदान लगभग 1% है, तो यहाँ योगदान कितना हो गया, लगभग 4.6%। ये भी इजी सा क्वेश्चन था, आपको यहाँ पे ये है डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए इस तरीके से, तो फॉर्मूलों का डायरेक्ट मान पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूले सीधे सीधे याद नहीं होंगे तो आप इसको कर नहीं पाओगे।
आपका सोडियम के लिए सोडियम Na के लिए फर्मी ऊर्जा व फर्मी ताप ज्ञात कीजिए। सोडियम के लिए फर्मी ऊर्जा और फर्मी टेम्परेचर ज्ञात करना है। कब? आपको कुछ चीजें दी रखी है कि मान लीजिए हिंट आपको दे रखा है, मान लीजिए इसमें से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति परमाणु है। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति परमाणु है और आपको दे रखा है सोडियम का अणुभार, उसका वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट आप लोग को वैसे ही पता होगा, केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। सोडियम तो बहुत फेमस एग्जांपल है। सोडियम का अणुभार कितना होता है? 23 AMU। सबका अणुभार निकालने का अप्रोक्सीमेट तरीका होता है, वैसे आपको वैल्यूज गिवन होती है, नहीं भी गिवन हो अणुभार ऑलमोस्ट इक्वल होता है। इसका जो भी परमाणु क्रमांक होता है उसके लगभग डबल के बराबर होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, 11 का डबल हो गया 22। इसका अणुभार कितना है? 23 है। तो आप लगभग डबल कर लो और उससे एक आध वैल्यू कुछ बढ़ा करके लिख दो। जैसे 22.5 लिख दोगे तो भी ठीक है, राउंड फिगर में 23 लिख दो तो भी ठीक है। अगर आप 22 मान कर भी कर लोगे तो भी वैल्यू ठीक होती है। उस कंडीशन में जब आपको वैल्यू नहीं गिवन है तब तो जो दे रखा है वही एग्जैक्ट मान याद करो, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट देने का मतलब वो चाहते हैं कि आप उनको एग्जैक्ट वैल्यू निकाल करके बताओ। इसलिए नहीं हो तो जस्ट जो भी इसका परमाणु क्रमांक होता है उसका डबल के लगभग बराबर ही होता है अणुभार। एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, ऑलमोस्ट डबल के इक्वल होता है। ठीक है, तो एक तो आपको अणुभार दे रखा है, एक दे रखा है सोडियम का घनत्व, दूसरा क्या दे रखा है? Na का घनत्व आपको दे रखा है 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको हिंट दे रखा है और पूछा है इसकी फर्मी एनर्जी और फर्मी टेम्परेचर। तो यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आपको करना क्या है, हिंट आपको दे रखा है कि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति परमाणु है, मतलब आपको सोडियम में से एक प्रत्येक परमाणु के सापेक्ष आपके पास, मतलब कि सोडियम का अगर हम टोटल बात करें तो उसमें क्या होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु होंगे, प्रत्येक परमाणु में से एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ कुछ कैसा लग रहा है, हमने जो फ्री इलेक्ट्रॉन की थ्योरी पढ़ी थी, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस के रूप में पढ़ी थी हमने, वहाँ पर ही हमारे पास टोटल वैल्यू ही आई थी। वहाँ पे आपको ध्यान तो फाइनली हमने वैल्यू निकाली थी, वहाँ पर कुछ कुछ EF का मान भी आ रहा था, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें वही फॉर्मूला लगाना है। देखो एक बार इलेक्ट्रॉन गैस जो हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन गैस के लिए जहाँ हमने टॉपिक पढ़ा था वहाँ पर हमने फाइनल EF का मान निकाला था। हमने क्या कहा था कि अगर हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व N/V अगर हमें पता है तो हम उसकी फर्मी एनर्जी निकाल सकते हैं। लास्ट में ये वैल्यू हमने देखी थी कि किसी भी परमाणु की अगर हमें संख्या घनत्व, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व N/V पता है, तो वहाँ पे हम उसकी फर्मी ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पे भी N/V हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक तो हमें अणुभार दे रखा है और डेंसिटी दे रखी है। क्लियर है? आपको वॉल्यूम नहीं दे रखा लेकिन घनत्व तो दे रखा है, तो यहाँ से आप सोडियम के घनत्व को यूज करके आप प्रति इलेक्ट्रॉन संख्या का घनत्व भी निकाल सकते हो, N/V निकाल सकते हो। तो इसका मतलब है वही फॉर्मूला लगाना होगा। तो फॉर्मूला किसके इक्वल था, क्या लिख सकते हैं, फर्मी ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रॉन गैस के अनुसार, इलेक्ट्रॉन गैस के अनुसार फर्मी ऊर्जा EF बराबर कितनी वैल्यू थी, EF की वैल्यू आपके पास कुछ थी h² / 8m 3/π N/V की पावर 2/3।
स्क्वायर अपॉन एटम 3/पाई n अपॉन b होल पावर 2/3। इसके बाद हमने फाइनल रिजल्ट, ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला हमें लगाना है EF निकालने के लिए। एनर्जी आ जाएगी, फिर हम टेम्परेचर भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे h स्क्वायर आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू है, m वगैरह बाकी निकालना मेन क्या है, n/v निकालना है। n/v होता है संख्या घनत्व। अब संख्या घनत्व निकालने के लिए यहाँ देखो आपको अणुभार दे रखा है, दूसरा आपको सोडियम का घनत्व दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ n/v इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व क्या है, इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व है, ठीक है। हमें अणुभार कितना दे रखा है, 23 mu के बराबर। अणुभार कितना दे रखा है, दिया गया है अणुभार बराबर 23 AMU। ठीक है। दूसरी चीज हमें मैंने की है, घनत्व की बात करें तो घनत्व ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में घनत्व दे रखा है, मतलब कि प्रति ग्राम में कितने, प्रति ग्राम अगर अपन आयतन की बात करें, डेंसिटी D बराबर क्या होता है, घनत्व दे रखा है, डेंसिटी D इक्वल टू होता है m/v। 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना द्रव्यमान उपस्थित है, आपके पास वॉल्यूम दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब और उसके करस्पॉन्डिंग द्रव्यमान दे रखा है ग्राम में। इसका मतलब हम सोडियम के लिए भी द्रव्यमान किस में है, ग्राम में। तो अगर हम बात करें कि 23 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल वेट इसका कितना दे रखा है, 23 mu दे रखा है। सॉरी, यहाँ परमाणुओं की संख्या, अणु तो है ही ये सोडियम को, परमाणुओं की संख्या किसके इक्वल हो जाएगी, हमको पता है किसी में भी उपस्थित परमाणुओं की संख्या किसके बराबर होती है, अवोगाद्रो नंबर के बराबर होती है। अवोगाद्रो नंबर कितना होता है, परमाणु की संख्या हम n0 मान ले, n0 बराबर कितना होता है, 6.023 × 10⁻23। ये फिक्स वैल्यू होती है, किसी में भी 23 ग्राम में ही नहीं, अगर 1 ग्राम में भी निकालना होता उपस्थित परमाणु की संख्या किसी भी पदार्थ के लिए, तो ये फिक्स होती है 6.023 10⁻23, जिसको हम क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो नंबर। लिख लो। अब अगर अपन बात करें आयतन अपने पास कितना है, तो अपने को घनत्व दे रखा है, घनत्व कितना दे रखा है, 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वहां से अपन आयतन निकाल सकते हैं। देखो, चूंकि घनत्व D बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपने को पता है 23 ग्राम में अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि अपने को अणुभार दे रखा है और अपने को घनत्व दे रखा है, तो यहाँ से अपन वॉल्यूम निकाल सकते हैं। आयतन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम आयतन V बराबर m/d। आयतन किसका, इस 23 ग्राम का, 23 ग्राम पदार्थ का, पदार्थ कौन सा है हमारे पास, जो कि सोडियम है। 23 ग्राम पदार्थ का आयतन कितना हो जाएगा, m/b। m अपने को कितना दे रखा है, m का मान अपने पास है, इसका अणुभार 23 और अपॉन d का वैल्यू अपने को दे रखा है 0.97। सॉल्व करो, 23/0.97
गया, यहाँ से अपने को क्या मिल गया, बी मिल गया। अब अपने को बी का मान मिल गया, एन का मान अपने पास ये है, एन मान ले इसको, अपने पास एन पता है, तो यहाँ से अपन एन अपॉन बी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो संख्या घनत्व अपन ने लिया है यहाँ पे एन अपॉन बी, ठीक है। डायरेक्ट पहले क्यों नहीं निकाल सकते थे, अपने को क्या वैल्यू दे रखी है, अपने को केवल इलेक्ट्रॉन का घनत्व दे रखा था, सॉरी केवल सोडियम परमाणु का घनत्व दे रखा था 0.97। हमें इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व निकालना है कि प्रति एक आयतन में कितनी संख्या इलेक्ट्रॉनों की, वो क्या कहलाती है, उसकी संख्या घनत्व। उसके लिए पहले तो हमने संख्या निकाली कि 23 ग्राम, क्यों, क्योंकि हमें 23 एमयू इसका अणुभार दे रखा है। वहाँ से ही आपको किसी भी न्यूमेरिकल में ये चीज़ आपको खुद को करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना। जैसे आपको अणुभार दे रखा है तो इसका मतलब आपसे एक तरह से इसका वेट कितना है, 23 ग्राम में अगर अपन इसका वेट ले रहे हैं, क्योंकि बाकी पूरी यूनिट अपन ने सेंटीमीटर ग्राम में ले रखी है, तो अपन 23 ग्राम में बात करें, अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी परमाणुओं की, तो आवोगाद्रो नंबर की इक्वल होती है। क्लियर है। दूसरी चीज एन की वैल्यू तो है, अब अपने पास बी अपने को नहीं दे रखा है आयतन, जबकि अपने को घनत्व दे रखा है, तो आयतन अपन निकालेंगे यहाँ से m अपॉन वी टी इक्वल टू m अपॉन वी से, तो आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा m अपॉन डी। ये मास किसका, सोडियम का ही द्रव्यमान जो कि 23 दे रखा है, और घनत्व भी किसका, सोडियम का ही, सोडियम का घनत्व भी हमें गिवन है, तो यहाँ से हमें ये आयतन मिल गया। अब यहाँ से अपन इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व निकाल सकते हैं, यहाँ से अपन निकालते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन और ये दिमाग लगाने की बात है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। यहाँ अपन क्या निकाले, एम्प्लाइज इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व इक्वल टू एन अपॉन वी। कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू अपने पास कितनी है, आवोगाद्रो नंबर के इक्वल 6.023 इंटू 10⁻23 और अपॉन बी कितना आया 23.71। सॉल्व कर लो, और इन वैल्यूज को आप भी डायरेक्ट मत लिखा करो, सॉल्व करके लिखा करो, क्यों, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को कैलकुलेटर शायद तक, मुझे यहाँ तक पता है फिजिक्स में तो एटलीस्ट अलाउ नहीं होता कैलकुलेटर, तो एग्जाम में आप लोगों को खुद ही ये डिवाइड करने पड़ेंगे, तो अभी किया करो ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो ठीक है, इसको आप चाहो तो अगर सॉल्व करना है तो कर लो, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही रहने दो। ये प्रति मीटर क्यूब में कितने अपने पास अणु कब है, प्रति मीटर क्यूब में। अपन चाहे इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, ये फाइनल यहाँ पे अपने को वैल्यू रखना है एन अपॉन बी का, या तो इस फॉर्म में भी रख सकते हैं, या फिर सॉल्व करके लिखना चाहो तो वैसे लिख लो। अब अपन फाइनल यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं ई एफ की। फर्मी ऊर्जा क्या हो जाएगा अपने पास, फर्मी ऊर्जा अपने को किसकी निकालने के लिए बोला है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, एम्प्लाइज मुक्त इलेक्ट्रॉन की फर्मी ऊर्जा ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 8 3 अपॉन पाई एन अपॉन बी पावर 2/3। सारी वैल्यूज है। बात आती है यहाँ पे द्रव्यमान, द्रव्यमान किसका आएगा, एम मतलब मास, द्रव्यमान किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, आई होप आप सबको आता होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 के इक्वल होता है। ये सारी कुछ कांस्टेंट वैल्यूज एटलीस्ट आपको ऑन टिप्स होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, इन पे चार्ज कितना होता है, ये चाहे यहाँ पर जैसे एच प्लैंक कांस्टेंट है, एच की वैल्यू कितनी होती है 6.60 10⁻34, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 होती है। जैसे अभी मान लो इससे पहले क्वेश्चन में हमने बोल्ट्जमान कांस्टेंट यूज में लिया था के का वैल्यू कितना होता है 1.38 10⁻23। सारे की नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 300 केल्विन। इतने तो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में कभी गिवन होता है नहीं भी होता है। अगर इस प्रोसेस चले जाओ कि वहाँ दिया होगा और नहीं दिया हो तो फिर कुछ कर नहीं पाओगे, इसलिए तो ये वैल्यूज इतनी याद रखो। तो ई एफ बराबर बस रख दो यहाँ सारे मान, मैं अपनी मान रख रही हूँ, उसको आगे तक सॉल्व आपने करना है। तो देखो एच की वैल्यू रख देते हैं 6.63
इंटू 10⁻−34। एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, इसका स्क्वायर अपॉन में 8 इंटू एम किसका इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻−31। यहाँ पे 3/पाई कितना होता है 3.14। एन अपॉन बी की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट रख देते हैं अपन 6.023 अपॉन इंटू 10⁻23 अपॉन 23.71। ये पूरी वैल्यू है, इसको अपन मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं इंटू में ये, और इस पूरे की होल पावर है 2/3। अब इसको आप लोग सॉल्व करके बताओ ये इसका मान क्या आ रहा है। बिना कैलकुलेटर यूज किए करो, क्योंकि एग्जाम में तो कैलकुलेटर होगा नहीं। देखो इसको सॉल्व करोगे, ऊपर ऊपर की वैल्यू पर बात करें तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखना, इसकी वैल्यू लगभग आपके पास है ये 0.604। ठीक है, इनको सॉल्व करने पर 10 की पावर की बात करें, देखो ऊपर 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर तो डायरेक्टली देख के सॉल्व हो जाती है 34 इंटू 2 -68, और नीचे कितना है -31, ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस का 31, मतलब पावर कितनी हो जाएगी माइनस का, अपने पास 8 - 1 7 और 6 - 3 3, 10⁻37 के ऑलमोस्ट वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और अगर अपन इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करके देखना तो आपके पास यहाँ ये वैल्यू लगभग बचेगी इंटू 10⁻−19। क्लियर है। दूसरी चीज़, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इन दोनों को इसको सॉल्व किया और उसकी पावर आपने कितनी ले ली 2/3, तो उसकी वैल्यू लगभग आपके पास आनी चाहिए 8.38 के इक्वल, 8.38। ये पूरी एनर्जी अपने पास किस में आएगी, जूल में आएगी। ठीक है, इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये आप लोग भी डायरेक्ट मत लिखो, सॉल्व करके देखो कि यही मान आपको मिल रहा है या नहीं। इनको सॉल्व करने पर ये मिल रहा है नहीं, इनको सॉल्व करने पर ये मिल रहा है नहीं। अब ये मान अपने पास किस में आ रहा है, जूल में आ रहा है। अपने को वैल्यू किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों चाहिए अपने को वैल्यू, क्योंकि अपने यहाँ देखो सारी वैल्यू ग्राम वगैरह में पता की है, जबकि अपने पास आपको ध्यान हो ये जो अपन ने वैल्यू निकाला n/v, ये अपन ने किस में निकाला, पर मीटर क्यूब में निकाला है। ठीक है ना, पर मीटर क्यूब में निकालने की वजह से अपने पास वैल्यू किस में आ रही है, जूल में आ रही है। जबकि फर्मी एनर्जी अपन किस में लेते हैं, जनरली अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर इधर से अपन इलेक्ट्रॉनों का ही ऑक्यूपेशन लेवल ही तो देखते हैं फर्मी एनर्जी में, इसीलिए उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपने को कन्वर्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करें, उसको डिवाइड कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, अभी अपन ने पहले भी देखा 1.6 इंटू 10⁻−19 के इक्वल। अब ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, इनटू में हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कभी ध्यान रखना कोई भी वैल्यू है इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आपको जूल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1.6 इंटू 10⁻−19 से। एक इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है, अगर कोई वैल्यू जूल में आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसको कन्वर्ट करना है तो क्या करो, उससे आप डिवाइड कर दो। क्लियर है, तो अपने आप ही देख के आपको समझ में आ जाएगा, ये आप करने की क्या जरूरत है। वैसे ही कि जूल में ऑलरेडी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो उससे डिवाइड कर देते हैं अपन। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन ने लिख रखा है और अपने को उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करें, उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको करके देखो तो ये डिवाइड करने पर लगभग आपके पास वैल्यू आएगी 3.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EF। ये हमारे पास आएगा फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी ऊर्जा। ठीक है, और बाकी दूसरी चीज तो इजी है। दूसरा आपने से क्या पूछा था, फर्मी ऊर्जा, और एक पूछा था फर्मी ताप। फर्मी ताप T का फॉर्मूला क्या होता है, EF/K। याद नहीं हो तो डायरेक्टली याद रख लेना, EF का मान अपने पास यहाँ से आ गया 3.15, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो टेम्परेचर तो अपने को केल्विन में चाहिए, फिर इसको चेंज कर दो 1.6 इंटू 10⁻
पावर -19 से, अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करना था तो अपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और अपॉन में के की वैल्यू कितनी होती है 1.38 इंटू 10⁻38 -23, ये डिवाइड करके देख लो, ये आपके पास आ जाएगा टेम्परेचर। वैल्यू ऑलमोस्ट आनी चाहिए 3.66 इंटू 10⁴ केल्विन, 3.66 इंटू 10⁴ केल्विन। 19 से ऊपर जाएगा 23, 23 -19 4, डायरेक्ट आ जाएगा 10 की पावर में। तो ये आपका एक क्वेश्चन था, ये फाइनल सॉल्यूशंस। इस यूनिट के क्वेश्चंस आपके थोड़े से डिफरेंट आते हैं, थोड़े टफ आते हैं, इसलिए इनको थोड़ा अच्छे से ही करना, इसलिए मैं इसके ज़्यादा क्वेश्चंस करवा भी रही हूँ आपको, न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट जो भी आए हुए हैं, ताकि आप लोग की थोड़ी इसी बहाने प्रैक्टिस हो जाए करने की, और कैलकुलेशंस वगैरह तो कर ही लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छा, उसमें आपको प्रूव करने के लिए कह रखा है। प्रूफ क्या करना है, द्विपरमाणु कणों के लिए द्विपरमाणु अणु के लिए कंपन संवितरण फलन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है इजी। संवितरण फलन मतलब z, z पता करना है किसके लिए, द्विपरमाणु कणों के लिए, और वो भी किस कंडीशन में, जब वो क्या कर रहा हो, वाइब्रेशन कर रहा हो, वाइब्रेशन की कंडीशन में। एक तो अपन संवितरण फलन आप लोग के स्टैटिस्टिक्स में बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कई टाइप से अलग अलग हर चीज़ को अपन संवितरण फलन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी अपन लिखेंगे, ये अपन ने लिखा नहीं अभी तक, एक बार मैं आपको एक चीज़ पे लिखाऊंगी इसमें कि प्रत्येक, चाहे माध्य ऊर्जा है, चाहे एंट्रोपी है, चाहे कोई और वैल्यू जो भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी, उन सबको हम संवितरण फलन z के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, उस पर क्वेश्चन आते भी आप लोग के। तो फर्स्ट यूनिट में अपना थोड़ा सा पार्ट था जो उस टाइम अपन ने किया नहीं था, तो उसको भी अपन करेंगे, सब वैल्यूज को संवितरण फलन के रूप में लिखना, ठीक है। बाकी वैसे संवितरण फलन का मान आप लोगों को पता है, हम इतनी बार लिख चुके हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं, z इक्वल टू उसकी वैल्यू होती है समेशन gi e की पावर माइनस बीटा ei। अभी जब से अपन ये लास्ट कर रहे हैं, लास्ट के दोनों यूनिट पढ़े, उस दोनों में अपन ने z की वैल्यूज खूब यूज में ली है, ठीक है। इस फॉर्म में होता है gi, यहाँ पर इसकी डिजनरेसी होती है, ठीक है। मोस्टली कंडीशन
कंडीशंस में अपन ने जो कंडीशन पढ़ी उसमें ये वैल्यू 1 के इक्वली होती है तो फर्क नहीं होता। इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं e की पावर माइनस ei/kt। बीटा का मान इस फॉर्म में लिखते हैं, लिखा था इस फॉर्म में जैसे हमने प्रोबेबिलिटी पता किया था वो भी। अब यहाँ हमें पता करना है किसी द्विपरमाणु कणों के लिए। क्लियर है? देखो इसे कैसे करते हैं, ये एक तरीके से एक फॉर्मूला भी बन जाएगा आपका और क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो कई बार फॉर्मूले इस क्वेश्चन के फॉर्म में भी बना के दे देते हैं। जैसे एक तरह से अपने से द्विपरमाणु कणों के लिए कंपन संवितरण फलन का फॉर्मूला ये पूछना चाह रहा है, लेकिन वो आपसे पूछना चाह रहा है कि पूरा डिराइव करके आप उसको बताओ किस तरीके से फॉर्मूला आया। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले तो द्विपरमाणु कणों को आवर्ती दोलक मान लेने पर कंपन की ऊर्जा En इक्वल टू कितनी हो जाएगी n+1/2 hν। क्वेश्चन नंबर 1 ये जानते होंगे आप सब, डायरेक्टली वैल्यू वैसे भी आपको याद होनी चाहिए। किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला होता है ऑसिलेटर की एनर्जी। अपन अगर हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हमें इसके कंपन के लिए संवेदन फलन पता करना है, तो सबसे पहले हम ये द्विपरमाणु को एक ऑसिलेटर की तरह मान लेते हैं कि मान लो ये किसी कोई दृढ़ पिंड से हमारा लगा हुआ ये कोई ऑसिलेटर है, ये हमारा कोई द्विपरमाणु कणु है। ठीक है, इसके अंदर 2 परमाणु है, ये अणु है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक सिंपल ऑसिलेटर की तरह हमने मान लिया, जो यहाँ से यहाँ में इतने एम्पलीट्यूड में क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, दोलन कर रहा है। तो उसकी एनर्जी किसके इक्वल होती है, तो ये सामान्य दोलन की ऊर्जा होती है। आप लोग को पता होनी चाहिए n+1/2 hν। एंड यहाँ पर क्या होते हैं, इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं। इसी में तो आप लोग को ध्यान हो तो हम ये भी देखते हैं कि जैसे हमारे पास एनर्जी के लिए अगर हम ग्राफ देखते हैं, हमारे पास कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है। ये अलग अलग कंडीशन में n = 0, n = 1, n = 2, ये अलग अलग कंडीशंस में हमारे पास इसका एनर्जी लेवल्स इस तरीके से बढ़ता जाता है। n बराबर अगर हम 0 लेते हैं यहाँ पर, तो भी हमारे पास En बराबर कितना आ जाएगा hν/2। इसका मतलब इसी को तो कहा जाता है, इसको हम शून्य बिंदु ऊर्जा भी कहते हैं। ऑसिलेटर्स की किसी दोलन की शून्य बिंदु ऊर्जा या 0 पॉइंट एनर्जी जिसको कहते हैं, कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। 0 पॉइंट एनर्जी किसे कहा जाता है, शून्य बिंदु ऊर्जा। इसी को कहा जाता है कि जब कि दोलन का फॉर्मूला होता है ये En = n+1/2। n = 0 का मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे जब n = 0 हो, लेकिन उस कंडीशन में भी दोलन के पास कितनी एनर्जी होती है, इसका मतलब कोई ऑसिलेटर की एनर्जी कभी बिल्कुल 0 नहीं हो सकती। आप n बराबर मिनिमम कितना ले सकते हो, 0 ही तो ले सकते हो, फिर भी आपको इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ मिल रही है hν/2 के बराबर। इस पॉइंट पर जो इसकी एनर्जी होती है उसे क्या कहा जाता है, शून्य बिंदु ऊर्जा कहा जाता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना ही चाहिए आप लोगों को। यहाँ हम इसको सॉल्व करने के लिए किस फॉर्म में ले रहे हैं कि द्विपरमाणु कणु है, हम इसे कोई ऑसिलेटर की तरह मान लेते हैं कि ये इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो उसकी ऊर्जा आपके पास En बराबर कितनी हो गई, n+1/2 hν। ठीक है, यहाँ पे लिख लो n आपके पास क्या है, जहाँ n क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या मान लो, या जो भी क्वांटम संख्या है, इसका मान कितना होता है, बराबर वही 0, 1, 2, 3 डॉट 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 हम ले लेते हैं। क्लियर है? न्यू आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, आवृत्ति। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो हम बात करें, अतः एक अणु के लिए कंपन संवितरण फलन होगा। एक अणु के लिए कंपन संवितरण फलन क्या हो जाएगा, द्विपरमाणु अणु है, इसमें से हम बात करें किसी एक अणु के लिए, तो हमारे पास संवितरण फलन क्या होगा, Zn इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था समेशन यहाँ हम ले लेते हैं, n इक्वल टू कहाँ से, 0 से इंफिनिटी तक। ठीक है, वैल्यू हमारे पास क्या थी, gi का मान तो भ्रष्टता होता है, ज़्यादा कंडीशंस के लिए वो हमारे पास है नहीं, e की पावर माइनस बीटा ei इस फॉर्म में होता है। तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन n = 0 टू इंफिनिटी e की पावर बीटा मतलब kt, और एनर्जी कितनी है, ये की वैल्यू है हमारे पास En, तो -En/kt। इक्वेशन नंबर 2 इसका मान है Zn, कंपन संवितरण फलन है, कंपन के लिए हम ले रहे हैं। लिख लो
यहाँ पर en का मान रख देते हैं। en का मान रखने पर Zn इक्वल टू हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन 2 h न्यू अपॉन k t, h न्यू अपॉन k t। इसको खोल दें अपन, खोल देते हैं तो ये मान क्या हो जाएगा समेशन e की पावर माइनस एक वैल्यू तो हो गई अपने पास एन एच न्यू अपॉन के टी डॉट दूसरी वैल्यू क्या हो गई e की पावर ही माइनस एच न्यू अपॉन 2 के टी। अब यहाँ पर तो हमारे पास एन का कोई वैल्यू नहीं है, इसका मान तो फिक्स ही रहना है, ठीक है। तो इसको अपन समेशन से बाहर ले लेते हैं, समेशन है एन बराबर 0 से इन्फिनिटी तक। तो ये वैल्यू अपने पास होगी e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन 2 के टी। भाई इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, एच का मान फिक्स है, न्यू फिक्स होगा, के और टी कॉन्स्टेंट है, ये ऐसे चीज रह जाएगा। फर्क किस पे पड़ेगा, इस पे, क्योंकि यहाँ एन का मान है, यहाँ हम एन के अलग अलग मान रख करके समेशन करें तो हमें ई का अलग अलग मान मिलेगा। तो एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी में ई की पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी। क्लियर है। अब यहाँ आप एन का अलग अलग मान रखो तो आपको क्या मिल जाएगा, ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन 2 के टी। ये एज इट इज लिख दिया। यहाँ अगर हम बात करें, इसको खोलते हैं, एन बराबर 0 रख देंगे तो ई की पावर 0 जो कि कितना होता है 1 प्लस एन बराबर 1 रख दो तो वैल्यू क्या होगी ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी प्लस ई की पावर 2 रख दो तो वैल्यू क्या होगी ई की पावर माइनस 2 एच न्यू अपॉन के टी। 3 रख दो तो प्लस ई की पावर माइनस 3 एच न्यू अपॉन के टी। इस तरीके से ये वैल्यू चलती जाएगी। अभी आपको क्या दिख रहा है, ई की पावर एक्स को अगर अपन एक्सपेंड करते हैं, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन यही तो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। एक्स की वैल्यू अगर अपन यहाँ ये माने एच न्यू अपॉन के टी तो ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी, इसको एक्सपेंड करके आप ये तो लिखोगे 1 प्लस एच न्यू अपॉन के टी प्लस एच न्यू का स्क्वायर मतलब 2 एच न्यू अपॉन के टी। तो कुछ इस फॉर्म में ही तो वैल्यूज आपको मिलती जा रही है, ई की पावर माइनस 2 एच न्यू अपॉन के टी इस फॉर्म में, ठीक है। ई की पावर में आ रही है हमारे पास सारी वैल्यू, मतलब हम इसमें से एक एक को इस तरीके से हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। नोट कर लो। तो यहाँ से अपने पास ये पूरा मान किसकी तरह एक्सपेंशन दिख रहा है अपने कुछ 1 प्लस एक्स की पावर एन की तरह। देखो 1 प्लस एक्स की पावर एन, क्योंकि इसका एक्सपेंशन क्या होता है, यही होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलते जाता है। इन पूरे मान को भी इस तरीके से अपन ले सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, अगर इसको अपन एक्स की पावर एक्स को एक्सपेंड कर दे तो माइनस में एच न्यू अपॉन के टी आ जाएगा, जैसे भी हमने एक्सपेंड किया। तो इसका मतलब हम इस पूरे मान को ये लिख सकते हैं, ये हमारे पास जेड एन बराबर क्या हो जाएगा, जेड एन बराबर ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन 2 के टी। ये वैल्यू तो एज इट इज, इन पूरे को हम एक्सपेंड करके क्या लिख देते हैं 1 प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी, ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस एच न्यू अपॉन के टी, ठीक है। या इसको हम ये लिख सकते हैं ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन 2 के टी, अपॉन में लेकर के आएंगे हम इसको इन्वर्स हो जाएगा, -1 आगे आएगा तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं इसकी पावर एन, एन की पावर यहाँ भी हमारे पास 1 है, नीचे आएगी ये वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, इसलिए पावर हम हटा देते हैं यहाँ से।
समझ में आ गया। अभी एक तरह से इसकी होल पावर क्या है, 1 प्लस एक्स होल पावर, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा मतलब एक है, उसको नीचे लाओगे तो पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और 1 प्लस एक्स की पावर इनको अंदर मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू अगर -1 होगी तो आप इसको एक्सपेंड करके क्या लिख दोगे, ये 1 प्लस एन एक्स है, एन की जगह वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, 1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी। क्लियर है, लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ गई। इसको अपन ने सबको इसमें लिख दिया, ये एक तरीके से द्विघात प्रसार की तरह था। ये आप लिख लेना, 1 प्लस एक्स की पावर जो एन लिखा था इसको भी लिख लेना आप, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्लियर रहेगा। इस तरीके से अपन इसको खोल सकते हैं और इस खुले हुए को बंद अपन इस फॉर्म से कर सकते हैं। ये पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में था, अपन ने इसको शॉर्ट इस फॉर्म में कर दिया, 1 प्लस एक्स के फॉर्म में। पावर एन होता है, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, मतलब इसकी पावर कितनी है, 1 है। नीचे लेकर के जाए इसको, पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। 1 प्लस एक्स की पावर -1 खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। ये हमने 1 माइनस एक्स लिख दिया। अब अपन क्या करें, ऊपर है अपने पास एच न्यू अपॉन 2 के टी, तो अपन नीचे से भी यही सेम वैल्यू कॉमन ले लेते हैं। ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन 2 के टी है, अपॉन में अपन कॉमन ले लें ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन 2 के टी। तो देखो कॉमन लेने का मतलब उससे डिवाइड कर देना। तो एक तो यहाँ पे डिवाइड कर दो, 1 अपॉन ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन 2 के टी, और माइनस यहाँ पे क्या है, ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी है ऑलरेडी, और इसको हम डिवाइड कर दें ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन 2 के टी। यही करना है, नोट कर लो। इसको सॉल्व करने पर मान क्या आएगा हमारे पास, सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, जेड एन इक्वल टू ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन 2 के टी अपॉन ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन 2 के टी। यहाँ पर 1 अपॉन में है, ऊपर आएगा तो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ई की पावर एच न्यू अपॉन 2 के टी माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू है, मतलब एक तरीके से एक है ऊपर, एक तरीके से एच न्यू अपॉन के टी का मल्टीपल क्या है, -1 है। नीचे इसका मल्टीपल क्या है, -1/2 है। -1/2 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 में से प्लस का हाफ माइनस करो तो माइनस का 1/2 बच जाएगा ना। तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन 2 के टी। समझ में आ गया। सॉल्व करने का तरीका, ऊपर नीचे देखो सेम वैल्यू है, बस फर्क क्या है, ऊपर ओनली एच न्यू अपॉन के टी है, नीचे एच न्यू अपॉन 2 के टी है। ऐसी चीज़ को सॉल्व करने का मतलब ये देखा करो, ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी, ये मान तो सारे फिक्स ही हैं। मल्टीपल क्या है, ऊपर अपने पास इस पूरे का मल्टीपल है -1, नीचे अपने पास मल्टीपल है -1/2। ठीक है, माइनस का 1/2 है, ऊपर लेकर क्या हो गया आप इसको, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा। -1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, -1/2। फिर -1/2 लिख दिया, यहाँ से ये सेम है, कैंसिल हो गया। तो जेड एन बराबर हमारे पास क्या बच गया, 1 अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन 2 के टी माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन 2 के टी। और अगर आप लोग को फॉर्मूला पता हो तो साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का अपन फॉर्मूला यही तो देते हैं, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक का। पढ़ रखा हो कभी आप लोगों ने, साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो यहाँ आपको मान ऐसे ही दिख रहा है, अगर एच न्यू अपॉन 2 के टी दोनों में है, इसको अगर हम पूरा x मानते हैं तो ये मान हमारे पास कुछ यही तो बन रहा है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, मतलब अपने पास ओनली ये मान है। तो यहाँ से अपने को अगर वैल्यू निकालनी हो ओनली e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन हाइपरबोलिक x के बराबर। मतलब अपने पास ये पूरा मान किसकी तरह हो जाएगा, 2 साइन हाइपरबोलिक एच न्यू अपॉन 2 के टी के इक्वल हो जाएगा आराम से। तो लिख देते हैं ये मान। क्लियर है, ये फॉर्मूला होते हैं फिक्स साइन हाइपरबोलिक, ये वैल्यूज भी आपको पता होनी चाहिए। मैथ्स के स्टूडेंट हो आपको से मोस्टली
जैसे भी, लेकिन आपको ये मान पता होना चाहिए, ठीक है। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, यहाँ x का काम कौन कर रही है, एच न्यू अपॉन 2kt। तो इसके बेस पे हमारे पास वैल्यू बन रही है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। फॉर्मूला होता है अपॉन में 2, यहाँ पे हमारे पास अपॉन में 2 नहीं है, हमें 2 हटाना है, तो हम क्या करें, ओनली ये मान चाहिए हमें, तो ओनली ये मान किसके बराबर है, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन हाइपरबोलिक x के बराबर है। मतलब आप zn का मान क्या रख सकते हो यहाँ से, ये पूरी की पूरी एक डेरिवेशन ही थी, देख लो फॉर्मूला हमसे पूछ लिया था, बट ये पूरी की पूरी एक अच्छी खासी डेरिवेशन थी। तो यहाँ से आपका zn बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन इसका मान रख दे हम, तो 2 साइन हाइपरबोलिक x, 2 साइन हाइपरबोलिक, और यहाँ अपने पास x का मान क्या है, एच न्यू अपॉन 2kt। ध्यान रखना ये h हाइपरबोलिक वाला है, ये h प्लैंक कांस्टेंट का है, लिख लो। ये अपने पास Zn का फॉर्मूला आ गया फाइनल। ये अपन ने किसको लेकर के किया था, अपन जब एक अणु को लेकर के चले थे, ठीक है ना, शुरुआत में आपको ध्यान हो तो अपन ने केवल एक अणु को लेकर के चले थे, उसके लिए समीकरण फलन का मान अपन ने लिया था। यहाँ अपन बात कर रहे हैं द्विपरमाणु अणु, ठीक है, और ऐसे ही हो सकते हैं द्विपरमाणु अणु में टोटल कितने अपने पास परमाणु हैं अपने को पता नहीं है, अपन मानते हैं n परमाणु हो, तो हम लेते हैं कि कैपिटल N परमाणुओं के लिए कंपन का संवितरण फलन बराबर क्या हो जाएगा, इम्प्लाई Zn बराबर हो जाएगा Zn की पावर n कर दो आप, मतलब मान क्या आ जाएगा अपने पास, 1 अपॉन 1 की पावर n का तो कोई मतलब नहीं है, 2 की पावर n और साइन हाइपरबोलिक की पावर n इंटू में एच न्यू अपॉन 2kt। ये अपने पास Zn का फाइनल रिजल्ट है। जैसे द्विपरमाणुक अणुओं की गैस का मान लो, किसी गैस में ऐसे द्विपरमाणु कितने सारे अणु हो सकते हैं, अपने मान ले n परमाणु है, तो द्विपरमाणुक अणुओं की गैस का संवितरण फलन। समझ में आ गया, इजी था, इसको भी याद भी कर लेना, आपके फॉर्मूला भी आप याद कर लेना, और यही नहीं इस तरीके से मतलब आपको प्रोसेस समझना है कि ऐसे आपसे वो किसी का भी पूछ सकते हैं, तो आप एक ही तरीका है कि आप इस अप्रोच से आप पहुंचते हो आंसर तक। जैसे यहाँ हमने कौन सी अप्रोच यूज में ली, यहाँ हमने यूज में ली सिंपल ऑसिलेटर के फॉर्म में हम मान लेते हैं, द्विपरमाणु अणु को हमने क्या मान लिया, एक सामान्य दोलित्र की तरह मान लिया कि जो ऑसिलेशन कर रहा है, और हम दोलित्र की एनर्जी कितनी होगी वो लेकर के चले, ठीक है ना, और वहां से हमने बस नॉर्मली जो संवितरण फलन का जो हमने नॉर्मल वैल्यू पता है बस वो वैल्यू ले ली, वहाँ हमने ई का मान रख दिया था, और वहीं तो हम सॉल्व करते करते देखो बिल्कुल लास्ट यहाँ तक पहुँच गए। तो ये इस तरीके से ही आप अलग अलग टाइप की अप्रोचेस यूज में ले सकते हो। ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया, ज़रूरी नहीं है नेक्स्ट टाइम एग्जाम में वो इसको कुछ चेंज कर दे, किसी और परमाणु के लिए दे दे, तो आपको यही तरीके पता होंगे तो आप थोड़ा अप्रोच लगा सकते हो। और आपके इन एग्जाम्स में तो क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, तो एग्जामिनर ये नहीं होता कि भाई आपको 4 ऑप्शन में से एक चूज़ करना है, वहाँ तो आपको पता होता है फिक्स लगाओगे तो ही नंबर मिलेंगे, लेकिन इन एग्जाम्स में ये होता है बीएससी वगैरह में आपको लिखना होता है, तो मान लो आपको पूरी चीज़ नहीं आती, लेकिन अगर आप थोड़ी कोशिश भी करके आते हो, वहाँ आधा भी करके आते हो, तो एग्जामिनर समझ जाता है कि हाँ आप सही अप्रोच पे जा रहे थे, आप लास्ट में उसका कंप्लीट कर नहीं पाए, तो कोई अच्छा एग्जामिनर होता है तो थोड़े से भी नंबर दे ही जाता है, 1/4 हाफ नंबर दे दे, 1 नंबर दे दे, कुछ भी। जहाँ कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ से तो बेटर है कि आप थोड़ा अप्रोच तो लगाए ताकि थोड़े नंबर मिल जाए हमें, ठीक है। तो ये आपके
ये आपकी जो 4th यूनिट थी अब कंप्लीट मान लो, उसके ये सारे आपके न्यूमेरिकल्स हो गए, ठीक है। और उसके अलावा ये संवितरण फलन से रिलेटेड कुछ एक टॉपिक्स हैं। टॉपिक मतलब एक ही है, संवितरण फलन के रूप में हम अलग अलग जो भी हमने टर्म्स पढ़े थे उनके मान हम कैसे लिख सकते हैं संवितरण फलन के रूप में, ठीक है ना। तो उसको भी करवाऊंगी मैं एक बार, कल की क्लास में हम वो चीज़ भी करेंगे, जैसे मीन एनर्जी वगैरह, क्योंकि उस पर कभी क्वेश्चन वगैरह आ जाता है इसलिए। तो वो हमारा वैसे फर्स्ट यूनिट में था थोड़ा सा, वो उस टाइम हमने किया नहीं था, क्यों उस टाइम हमने इसलिए ही छोड़ा था क्योंकि वो हमारे ये स्टैटिकल का था पोर्शन। तो अभी स्टैटिकल हम कर रहे हैं तो इसके साथ हम कर लेंगे वो भी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।